गंगणपतये नमः। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपीथजम्बो फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं। सर्वं आज हम आप लोगों के बीच नक्षत्र के विषय में विचार करने जा रहे हैं। नक्षत्र कितने होते हैं, किस नक्षत्र में जन्म होने से कौन सी राशि होती है, नक्षत्र के कितने चरण होते हैं, कौन से नक्षत्र में जन्म होने पर मूल गण का दोष लगता है, यानी 27 दिन के अंदर उसकी शांति करनी पड़ती है। साथ ही किन नक्षत्रों का कौन से ग्रह का संबंध है, इस विषय पर आज हम आपके बीच में चर्चा कर रहे हैं। पहले तो आप ये जान लें कि नक्षत्र जो है वह जैसे ग्रह है वैसे ही नक्षत्र भी है। इसकी भी अपनी तेज है, इसकी भी अपने देवता हैं। और आप ये जान लें कि जिस व्यक्ति को कोई भी देवता की पूजा से सफलता नहीं मिल रही हो, तो ऐसी स्थिति में नक्षत्रों के देवता की पूजा करने से सफलता मिलनी आरंभ हो जाती है। इसलिए जन्म नक्षत्र को जानना अति आवश्यक है। पहले तो आप ये जान लें कि नक्षत्र कितने होते हैं। तो हमारे यहाँ सामान्य तौर पर 27 नक्षत्र होते हैं। एक और नक्षत्र होता है अभिजीन नक्षत्र, लेकिन उसकी सामान्य तौर पर चर्चा नहीं होती है। आप इन 27 नक्षत्रों को जान लें। पहला अश्विनी, दूसरा भरणी, तीसरा कृत्तिका, चौथा रोहिणी, पांचवा मृगशिरा, छठा आद्रा, सातवां पुनर्वसु, आठवां पुष्य, नौवां अश्लेषा, 10वां माघा, 11वां पूर्वा फाल्गुनी, 12वां उत्तरा फाल्गुनी, 13वां हस्त, 14वां चित्रा, 15वां स्वाति, 16वां विशाखा, 17वां अनुराधा, 18वां ज्येष्ठा, 19वां मूल, 20वां पूर्वाषाढ़, 21वां उत्तराषाढ़, 22वां श्रवणा, 23वां धनिष्ठा, 24वां शतभिखा, 25वां पूर्वा भाद्रपद, 26वां उत्तरा भाद्रपद और 27वां जो है वह रेवती होता है। ये 27 नक्षत्र हो गए। इन 27 नक्षत्र में अगर 6 नक्षत्र में आपका जन्म होता है तो मूल गण का दोष लगता है, यानी उस नक्षत्र में जन्म होने पर 27 दिन के अंदर उस नक्षत्र की शांति करनी चाहिए। उसमें अश्विनी, माघा और मूल 3 ये हुआ। उसके बाद अश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती, ये 3, यानी 6 नक्षत्र में जन्म होने पर
निश्चित तौर पर बालक के जीवन में कष्ट, संघर्ष या परिवार में कोई भारी समस्या का सामना करना पड़ता है, उसकी शांति अवश्य जन्म के समय कर देनी चाहिए। अब आपको मैं बता दूं कि प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और उस हिसाब से सभी चरण में जन्म होने पर उसके हिसाब से उसका जीवन शैली होता है। जैसे अब हमारे जो है वो ग्रह 9 होते हैं और नक्षत्र 27 है, तो इसमें 9 ग्रह में अब जो है 9 चरण मिला करके एक राशि बनती है। जैसे अश्विनी का 4 चरण, भरणी का 4 चरण और कृतिका का 1 चरण मिल करके मेष राशि बनता है, ये आप जान लीजिए। उसी तरह से वृष राशि में कृतिका का 3 चरण और रोहिणी का 4 चरण और मृगशिरा का 2 चरण मिल करके वृष राशि बनता है। उसी प्रकार मिथुन राशि में मृगशिरा का 2 चरण, आद्रा का 4 चरण और पुनर्वसु का 3 चरण मिल करके मिथुन राशि बनता है। कर्क राशि पुनर्वसु का 1 चरण, पुष्य का 4 चरण और अश्लेषा का 4 चरण मिल करके कर्क राशि बनता है। अब सिंह राशि जो है वो माघा का 4 चरण, पूर्वा फाल्गुन का 4 चरण और उत्तरा फाल्गुन का 1 चरण मिल करके सिंह राशि बनता है। कन्या राशि में उत्तरा फाल्गुन का 3 चरण, हस्त का 4 चरण और चित्रा का 2 चरण मिल करके कन्या राशि बनता है। तुला राशि में चित्रा का 2 चरण, स्वाति का 4 चरण और विशाखा का 3 चरण मिल करके तुला राशि बनता है। वृश्चिक राशि में विशाखा का 1 चरण, अनुराधा का 4 चरण और ज्येष्ठा का 4 चरण मिल करके वृश्चिक राशि बनता है। मूल का 4 चरण, पूर्वा फाल्गुन का 4 चरण और उत्तरा फाल्गुन का मूल का 4 चरण, पूर्वाषाढ़ का 4 चरण और उत्तराषाढ़ का 1 चरण मिल करके धनु राशि बनता है। उसी प्रकार उत्तराषाढ़ का 3 चरण, श्रवणा का 4 चरण और धनिष्ठा का 2 चरण मिल करके मकर राशि बनता है। और धनिष्ठा का 2 चरण, शतभिखा का 4 चरण और पूर्वा भाद्रपद का 3 चरण मिल करके कुंभ राशि बनता है। और पूर्वा भाद्रपद का 1 चरण, उत्तरा भाद्रपद का 4 चरण और रेवती का 4 चरण मिल करके मीन राशि बनता है। इस तरह से हमारी 9 राशियां बनती हैं। जिस नक्षत्र के जिस चरण में जन्म होगा उसके हिसाब से ये होता है। सभी नक्षत्र में जैसे किस नक्षत्र में जन्म होता है तो उसकी कौन सी महादशा में जन्म हुई ये भी जान लेना है। अश्विनी नक्षत्र में जन्म होने पर केतु की महादशा में जन्म होता है। भरणी नक्षत्र में जन्म होने पर शुक्र की महादशा में जन्म होता है।
कृतिका में जन्म होने पर सूरज की महादशा में जन्म होता है। रोहिणी में जन्म होने पर चंद्रमा की महादशा में जन्म होता है। मृगशिरा में जन्म होने पर मंगल की महादशा में जन्म होता है। आद्रा में जन्म होने पर राहु की महादशा में जन्म होता है। पुनर्वसु में जन्म होने पर बृहस्पति की महादशा में जन्म होता है। पुष्य में जन्म होने पर शनि की महादशा में जन्म होता है। अश्लेषा में जन्म होने पर बुध की महादशा में जन्म होता है। माघा में जन्म होने पर केतु की महादशा में जन्म होता है। पूर्वा फाल्गुनी में जन्म होने पर शुक्र की महादशा में जन्म होता है। उत्तरा फाल्गुनी में जन्म होने पर सूर्य की महादशा में जन्म होता है। हस्त नक्षत्र में जन्म होने पर चंद्रमा की महादशा में जन्म होता है। चित्रा नक्षत्र में जन्म होने पर मंगल की महादशा में जन्म होता है। स्वाति नक्षत्र में जन्म होने पर राहु की महादशा में जन्म होता है। विशाखा नक्षत्र में जन्म होने पर बृहस्पति की महादशा में जन्म होता है। और अनुराधा नक्षत्र में जन्म होने पर शनि की महादशा में जन्म होता है। ज्येष्ठा नक्षत्र में जन्म होने पर बुध की महादशा में जन्म होता है। उसी तरह से मूल नक्षत्र में जन्म होने पर केतु की महादशा में जन्म होता है। पूर्वाषाढ़ में जन्म होने पर शुक्र की महादशा में जन्म हुआ। उत्तराषाढ़ में सूर्य की महादशा में जन्म हुआ। श्रवणा नक्षत्र में जन्म होने पर चंद्रमा की महादशा में जन्म हुआ। धनिष्ठा नक्षत्र में जन्म होने पर मंगल की महादशा में जन्म हुआ। शतभिखा नक्षत्र में जन्म होने पर राहु की दशा में जन्म हुआ। पूर्वा भाद्रपद में जन्म होने पर बृहस्पति की महादशा में जन्म हुआ। उत्तरा भाद्रपद में जन्म होने पर शनि की महादशा में जन्म हुआ। और रेवती नक्षत्र में जन्म होने पर बुध की महादशा में जन्म हुआ। ये आपको जानकारी मैंने दी। अब ये बात आप जान लें कि इन नक्षत्रों के आधार पर ही हम यात्रा का भी विचार करते हैं। कौन सा नक्षत्र में किस दिशा में यानी यात्रा करनी चाहिए, ये भी इसका एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। सन्मुख अगर नक्षत्र है यानी राशि है तो आपको अर्थ का लाभ होगा, और दाहिने है तो सुख संपत्ति की वृद्धि होगी। पीछे पड़ने पर अशुभ फल यात्रा में देगा और बाएं जाने पर अति कष्ट होगा। ये चारों बात को आप समझ लीजिए। अब ये जानने के बाद आपको ये जानना होगा कि कौन सा राशि किस दिशा का द्योतक है, किस दिशा को वो, जैसे मेष राशि जो है वो पूरब दिशा के लिए है। अगर पूरब दिशा में मेष राशि में अगर चंद्रमा है तो आप पूरब दिशा में यात्रा कर सकते हैं। दूसरा, वृष राशि दक्षिण दिशा का द्योतक है। अगर वृष राशि में चंद्रमा है तब भी आप पूरब दिशा में और दक्षिण दिशा दोनों में आप यात्रा कर सकते हैं, क्योंकि एक में सन्मुख हो रहा है और दूसरे में अब आप ये जाने कि मिथुन राशि में जब चंद्रमा रहता है तो पश्चिम दिशा का कारक होता है, और कर्क राशि में उत्तर दिशा का कारक होता है। जब भी चंद्रमा आपके सन्मुख हो या दाहिने हो तब आप यात्रा करें। जब आपके बाएं हो या पीछे हो तो आप उसके यात्रा नहीं करें।
इसके लिए आपको यह बात जान लेना चाहिए कि मेष राशि पूरब, वृक्ष राशि दक्षिण, मिथुन राशि पश्चिम और कर्क राशि उत्तर। उसी तरह सिंह राशि पूरब, कन्या राशि दक्षिण और तुला राशि पश्चिम और वृश्चिक राशि उत्तर दिशा। मूल राशि पूरब, धनु राशि पूरब, मकर राशि दक्षिण और कुंभ राशि पश्चिम और मीन राशि जो है वो उत्तर दिशा का द्योतक है। इसमें आप अपनी यात्रा, इसमें यात्रा में एक और बात को ध्यान में रखना है कि रिक्ता तिथि में यात्रा नहीं करनी चाहिए। अगर दाहिने भी हो चंद्रमा या सन्मुख भी हो तब भी रिक्ता, चौथ, चतुर्दश और नवमी ये रिक्ता तिथि होता है, इसमें यात्रा वर्जित है। लेकिन इसमें एक अपवाद है कि शनिवार या मंगलवार को रिक्ता तिथि पड़े तो उसमें यात्रा वर्जित नहीं होता है। इस बात का भी ख्याल करना चाहिए। साथ ही कुछ नक्षत्र है जो यात्रा के लिए बहुत ही प्रशस्त होते हैं, जैसे पुनर्वसु, पुष्य, मृगशिरा, हस्त, अनुराधा, उत्तरा भाद्रपद, ये सब नक्षत्र हैं जो यात्रा में बहुत ही कारक माने गए हैं। ये बहुत सफलतादायक होते हैं। इसके बाद नक्षत्र से हमें अपने जीवन के विषय में भी जानकारी लेनी चाहिए। जैसे अगर प्रशस्त नक्षत्र में जन्म हुआ है तो निश्चित ही आप अपने क्षेत्र में दबंग बनकर रहेंगे, बहुत ही मजबूत स्थिति में रहेंगे। अगर कमजोर नक्षत्र में जन्म है तो आपकी स्थिति डमाडोल रहेगी। अगले चर्चा में मैं इन नक्षत्रों के ऊपर और विशेष रूप से चर्चा करूंगा, सूक्ष्म बातें बताऊंगा जिसको जानकर आप जीवन से काफी लाभ लेंगे।